टाइप ऑफ डॉक्टर, क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत बार क्या होता है मिसमैच करता है। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर रिब्स के नीचे पेन होता है, वीकनेस लगता है, तो ये मिसमैच होता है जब बॉडी के डिमांड के हिसाब से ब्लड फ्लो या ऑक्सीजन का फ्लो एज पर द डिमांड वो मिसमैच करने लगता है, तभी ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। तो स्लाइटली जानना चाहिए कि हार्ट का फंक्शन वगैरह क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि लोग शाम तक या कल तक थोड़ा थोड़ा हार्ट और लंग्स का फंक्शन और उसमें कौन कौन से मसल्स हमारे, ऐसा नहीं है लंग्स को पंप करने में हमारे जो कौन कौन से मसल्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं उस मसल्स के बारे में भी जानना चाहिए। तो इन दोनों चीज मेजर है लंग्स और हार्ट, इन दो बॉडी पार्ट का जो हमारा जो फिजियोलॉजी में आते हैं ये दोनों चीज, इन दोनों के बारे में आप लोग थोड़ा स्टडी कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे पूछिएगा। ओके, व्हाट इज फिजियोलॉजी इम्पोर्टेंट, फिजियोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे स्पोर्ट्स में? एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी इज अबाउट इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प कौन करता है? हमारा बॉडी। तो अगर फिजियोलॉजी ही है, हमारे बॉडी का फिजियोलॉजी है जो हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। बाय नोइंग हाउ द बॉडी फंक्शन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारे बॉडी के उस पर्टिकुलर बॉडी के फंक्शन के जो पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट है उसके फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आता है ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे और उसके बाद जस्ट आप थोड़ा देखिएगा कि क्या क्या चेंजेस आता है, यू कैन गो थ्रू गूगल या सम अदर बुक्स एंड रिसोर्सेज। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा ये देता हूँ कि जब हमारा हार्ट का लीजिए तो हार्ट नॉर्मली 60 to 70 बीट्स पर मिनट पंप करता है, बट जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उसका हार्ट रेट बढ़ता है। तो क्यों बढ़ता है? बढ़ता इसलिए कि बॉडी जो हमारे मसल्स है वहाँ ब्लड का डिमांड बढ़ता है। तो हार्ट का भी काम होता है कि जल्दी जल्दी भेजना ब्लड को, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा काम करेंगे तो एक सर्टेन लिमिट के बाद तो काम करना बंद कर देगा। जस्ट लाइक आप एक 150 सीसी का बाइक लेते हैं, उसको आप 100 की स्पीड पे चला सकते हैं, लेकिन आप सपोर्ट कीजिए कि एक लूना ले लिए हैं और उसको हम 120 की स्पीड में चलाने की कोशिश करेंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। सिमिलरली यहाँ सेम चीज होता है कि अगर हम हार्ट की कैपेसिटी बढ़ा करके 150 सीसी का कर लेंगे तो भाई हमारा जो बॉडी का जो जिसको पावर कहते हैं वो बढ़ेगा। सिमिलरली जैसे बाइक का सीसी होता है या उसकी पावर को नापते हैं, वैसा ही हम सिमिलरली यहाँ से नापते हैं आपको यहाँ से। ओके, ओके 1 मिनट। खाली है, हाँ तो दे दीजिए मेरा मान ठीक है। ओके, so exercise and sports physiology about improving performance by knowing how the body function during exercises and using कैसे वो फंक्शन करता है और उसका यूज साइंटिफिकली प्रिंसिपल जो उसका सिद्धांत होता है हार्ट का काम करने का या लंग्स का काम करने का, टू अलाउ आवर बॉडी टू ट्रेन बेटर। जो तब क्या है कि साइंटिफिकली प्रिंसिपल जो सिद्धांत होता है, ट्रेनिंग का प्रिंसिपल जो होता है, सिद्धांत होता है ट्रेनिंग का, उसको हम लोग अलाउ करेंगे और टू ट्रेन बेटर परफॉर्मेंस, बेटर एंड रिकवर क्विकर। और अगर हमको इसका नॉलेज होगा कि भाई कैसे ब्लड फ्लो बढ़ता है और कितना एक्सरसाइज पे कितना डिमांड होता है अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ लंग्स एंड हार्ट, अगर हम एक्सरसाइज कराते हैं और स्लाइटली लोड देते हैं
देन क्या होगा कि हमारा रिकवरी जल्दी होगा, हमारा अगले 2 दिन का सेशन हैम्पर नहीं करेगा। अदरवाइज विदाउट द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ दिस फिजियोलॉजी हम लोग अनवांटेड लोड दे देंगे, तो क्या है कि अगले दिन प्लेयर उस लेवल पे आपका वर्कआउट करने के लिए नहीं रेडी होगा। ओके, सो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल इवेंट, जो हमारे बॉडी का फिजिकल इवेंट है, लाइक जैसे हार्ट का वर्क और ये वर्क, एंड केमिकल इवेंट्स। जब हम काम करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होने लगते हैं, जैसे पानी की कमी होगी, यूरिक एसिड इंक्रीज करेगा, एसिड इंक्रीज करेगा, तो इन सब चीजों के बारे में द कन्वर्सेशन ऑफ केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क। और जो केमिकल एनर्जी है, जो हमारे बॉडी में केमिकल्स है एनर्जी का, जैसे एटीपी है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, वो कैसे मैकेनिकल वर्क में एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी सिस्टम भी आपको स्लाइटली पढ़ना होगा कि कौन सा एनर्जी जो बॉडी में है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है हमारे गेम में या अदर कैपेसिटी में। हमारे लिए जो बॉडी में एनर्जी स्टोर होता है वो बहुत सारे फॉर्म्स में होता है, जैसे एटीपी होता है, एटीसीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको एटीपी कहते हैं, एसीपी कहते हैं, ट्राइफॉस्फेट, या फिर ग्लूकोज के रूप में होता है। तो ग्लूकोज टूट करके कैसे एनर्जी सप्लाई करता है। देन फैट एनर्जी, फैट भी एनर्जी होता है, लेकिन वो कब सप्लाई देना शुरू करता है फैट के थ्रू, प्रोटीन कब देता है। ये एनर्जी सिस्टम बहुत वास्ट नहीं है, कहीं भी आप इसको यहीं से बुक लेकर करके या गूगल पे जा करके आप स्लाइटली इसका नॉलेज लीजिए कि जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो जो हमारा केमिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल वर्क में कैसे हेल्प करता है हमारा। ओके, नाउ यहाँ हम लोग, मैं इस फोटो के थ्रू आपको ये दिखाने की कोशिश किया हूँ कि एक प्लेयर का लैब में, ये फिजियोलॉजी का लैब है जो अच्छे स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स वगैरह में होता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी है। यहाँ टेस्ट किया जा रहा है एक लेडी एथलीट का। देखिए, आप गौर से देखिए, उसके नाक को बंद किया गया है विद द हेल्प ऑफ सम इक्विपमेंट्स, और एक पाइप के जरिए उसके माउथ में लगा है और वो ट्रेडमिल पे रन कर रहा है। तो यहाँ टेस्ट हो रहा है कि जब वो किस स्पीड में कितना रनिंग करता है तो उसका बॉडी ऑक्सीजन का कितना डिमांड कर रहा है और कितना उसकी कैपेसिटी है लेने की, अगर नापना है, इसका मेजरमेंट किया जा रहा है। ये साइंटिफिक मेथड है जो पहले हम लोगों ने बताया था आपको, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो बताया था आप लोग को ट्रेनिंग मीन्स एंड मेथड में, तो ये ऑब्जेक्टिव मीन्स में है। यहाँ लैब में ही ये चीज पता पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस कोच है तो एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन उसके आसपास का आप पता कर सकते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह में भी VO2 मैक्स का टेस्ट होता है कि आप एक बार में कितना हवा ले सकते हैं। वो जा करके आप किसी भी लोकल हॉस्पिटल में वो टेस्ट करवा सकते हैं, वो लंग्स की कैपेसिटी का टेस्ट होता है। ओके, तो मैंने बताया था कि इस तरह से फिजियोलॉजी जो है हमारे स्पोर्ट्स में हेल्प करता है। बहुत सारे अदर मेथड्स भी हैं जो बताने की कोशिश किया हूँ, जैसे ट्रेडमिल पे आप रन कर रहे हैं तो 120 बीट्स पे आपका ब्लड लिया जाएगा, फिर आपको रनिंग कराया जाएगा, 140 पे ब्लड लिया जाएगा, 160 पे ब्लड लिया जाएगा, 180 बीट्स पे भी आपका ब्लड लिया जाएगा, और चारों का टेस्ट आएगा कि चारों में चारों का स्पीड, जिस स्पीड पे आप काम कर रहे थे उस चारों के ब्लड में क्या क्या मतलब कॉन्सेंट्रेट होना स्टार्ट हो गया है। तो 120 पे कुछ नहीं आएगा, 140 पे हो सकता है कि ब्लड यूरिया कॉन्सेंट्रेशन उसमें ब्लड में आ जाए, 180 पे आपको ब्लड यूरिया प्लस लैक्टिक एसिड भी ब्लड के सिंपल में आएगा। तो वो भी एक प्रोसेस होता है पता लगाने का कि हमारा क्या चेंजेस हो रहा है, और ड्यू टू ट्रेनिंग उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं। ओके,
जो फिजियोलॉजी का मेजर पार्ट होता है, जो स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो ये तो हो गया स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। जनरल फिजियोलॉजी का अर्थ होता है, फिजियोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसका स्टडी है फिजियोलॉजी। तो मैंने यहाँ एक चीज बताने की आपको कोशिश की थी। हर समय टाइम आपको हर कंपोनेंट्स में आप लोग को मैं बोलता था कि पर्टिकुलर मसल्स का एक्सरसाइज करना चाहिए, अपना स्पेसिफिक एक्सरसाइज करना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे गेम में, हमारे पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, सपोज दैट कि हम लोग बैक किक मारते हैं, ठीक है, ओके, तो बैक किक में हमारा कौन कौन सा मसल्स इन्वॉल्व होता है, ये आपको फिजियोलॉजी के थ्रू पता होगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि हमारे बॉडी में कौन कौन से मेजर और माइनर मसल्स हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं एक यहाँ ह्यूमन बॉडी का चार्ट दे रहा हूँ। ये चार्ट हर जगह मार्केट में अवेलेबल है, 5 रुपीज 10 रुपीज में मिलता है। आप ले करके अपने रूम में, बहुत सारे जब साइंस के स्टूडेंट 9th-10th में पढ़ते होंगे तो ऐसा एक चार्ट आप लोग अपने दीवार पे लगा के रखते होंगे। सॉरी, ये एक एरोबिक सिस्टम जो 2-3 दिन से कुछ कोचेस का आ रहा था कि व्हाट इज एरोबिक एंड एनारोबिक। तो एरोबिक क्या है? एरोबिक सिस्टम कहते किसको है? यहाँ पे हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों को मिल करके ऑक्सीजन की हेल्प से हमें एटीपी के थ्रू एनर्जी मिलता है। हम इन सब चीज के प्रेजेंस में जो कार्य करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उसे ही एरोबिक सिस्टम करते हैं। कल किसी ने पूछा था, हाँ, कुंदन सेकुरा, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए सर। ठीक है, ऐसे भी मैं पीपीटी भेज देता हूँ, लेकिन डाउनलोड नहीं होता। ओके। तो अभी मैंने जैसा बताया था कि एक्सरसाइज में, हमारे पर्टिकुलर एक्सरसाइज में जब हमारा कौन सा मसल्स इन्वॉल्व होता है, कौन से मसल्स का वर्क क्या है, तो यहाँ मैंने कुछ बॉडी का इंटीरियर मतलब होता है आगे का, या जब हमारा जो आगे का ये मसल्स है, टोटल बॉडी के आगे का है, पीछे का बॉडी के पार्ट का कोई मसल्स का नेम इसमें नहीं है। और मैं आप लोगों को एक टास्क और भी देता हूँ कि एक टारगेट रखिए कि पर डे मिनिमम एक मसल्स का नाम याद कीजिए 2 महीने तक। तो क्या है, 60 मसल्स आपका नाम याद हो जाएगा। इसमें 60 मसल्स ही नहीं अभी मैंने आपको दिए हैं, ऐसे बॉडी में टोटल 600 मसल्स होते हैं, बट मैंने मेजर मसल्स के दिए हैं जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट इन मसल्स का ज्यादा होता है। जस्ट आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, आप बाइसेप्स कहते हैं, बाइसेप्स किसी मसल्स का नाम नहीं है, उसका नाम है ब्रांचिलिस, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ आप काफ मसल्स कहते हैं, काफ मसल्स किसी मसल्स का नाम नहीं है, उसका फिजियोलॉजिकल नेम है गैस्ट्रोनेमियस। यहाँ देखिए, ठीक है। जैसे आप थाई मसल्स कहते हैं, थाई में भी जो आगे क्वाड्रिसेप्स होता है उसमें 4 मसल्स होते हैं। जो हैमस्ट्रिंग जिसको हम लोग बैक थाई कहते हैं, उसमें भी 7 मसल्स होते हैं। वो अगले फोटो में मैं आपको दिखाऊंगा, बट यहाँ आप क्वाड्रिसेप्स में देख रहे हैं रेक्टस फेमोरियस, ये बहुत मेजर मसल होता है हमारे फ्रंट थाई का। जैसे आप यहाँ देखिए, आप बोलते हैं चेस्ट मसल, यहाँ चेस्ट मसल नहीं होता है, इसको पेक्टोरियल्स कहते हैं। और एक होता है ट्रेस मेजर, ये 2 मसल्स के ग्रुप से हमारा जो चेस्ट का मसल्स है वो डेवलप करता है। तो मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ यहाँ कि कौन कौन से मसल्स का होता है और कौन से एक्सरसाइज से कौन सा मसल्स डेवलप करता है। वो आप स्ट्रेस से भी जो कोई एक्सरसाइज करते हैं तो पर्टिकुलर एक मसल्स पे जो होता है उससे भी आप जो पेन होता है उससे फील कर सकते हैं कि कहाँ पे मेरा वर्क, कौन सा मसल वर्क कर रहा है। जहां वर्क कीजिएगा वहां देखिएगा कि आपका ये होना। और एक इम्पोर्टेंट थिंग बहुत मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों को गेम के हिसाब से जिसका मसल सबसे अच्छा मजबूत, मतलब बिल्कुल मुलायम होगा रुई की तरह, काफ मसल्स या थाई मसल्स, उसमें स्पीड, स्ट्रेंथ सब ज्यादा होगा। मसल्स का साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन हमारे गेम में उसमें टाइटनेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि बॉडी बिल्डर वगैरह करते हैं वैसा हम लोगों का बॉडी नहीं चाहिए। हमारे मसल्स सॉफ्ट होने चाहिए, सो दैट कि स्पीड और प्रॉपर
तरफ फ्लेक्सिबिलिटी बना रहे। जैसे मसल्स में हार्डनेस आएगा, हमारे पर्टिकुलरली आप बॉडी बिल्डिंग या हार्डनेस की तरफ जाएंगे तो क्या है कि आपका स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस करने लगेगा। ओके, सेम मैंने यहाँ एक दिया है आपको कि यहाँ जो है इंटीरियर, और इधर देखिएगा आप इस साइड में ये पोस्टेरियर है, ये बैक साइड के बॉडी में मसल्स लोकेटेड होते हैं। बैक साइड में क्या है, ट्रेपेजियस जो पीठ में होता है, ठीक है, लैटिस्मस डोर्सी जो लैट्स बोलते हैं आपको, ये भी एक मेजर और बड़ा मसल्स है जो आर्मपिट के नीचे होता है, उसको लैट्स बोलते हैं, उसका पूरा नाम है लैटिस्मस डोर्सी। दैट आता है ग्लूटियस मैक्सिमम, जो जिसे हम लोग बटक या बट कहते हैं, वो मसल्स हमारे किक, उसका स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्ट्रेंथ थोड़ा टफ है, एक्सरसाइजेस कम है उस मसल्स का, बट हमारे गेम में इस मसल्स का बहुत यूज होता है। देन होता है बाइसेप फेमोरिस जो हमारे थाई में होता है, सेमी टेंडनस, इसका भी बहुत यूज होता है। गैस्ट्रोनोमिस काफ मसल्स का हमारे बहुत यूज होता है। एडक्टर 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 भी मतलब जो मसल्स है उसका भी हमारे गेम में काफी यूज होता है। तो मैंने ये चार्ट वैसे मसल्स का दिया है जिसका कि हमारे गेम में यूज मैक्सिमम होता है। मैंने बस वैसे मसल्स का ही नाम दिया है, ज्यादा नहीं दिया है मैंने आपको, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो एक टास्क लीजिएगा कि इसमें से एक दो मसल्स के नेम जरूर याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये मैंने इतने चीजों से आपको फिजियोलॉजी को, जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है जो हर जगह मैंने यूज किया था आपको ट्रेनिंग कंपोनेंट्स के, ट्रेनिंग के वगैरह टाइम कि फिजियोलॉजी जो हमारा होता है बॉडी का मसल्स का साइज स्ट्रेंथ में उसको फैक्टर होता है डिटरमिन करने का। तो स्लाइटली आपको जानना बहुत जरूरी था कि व्हाट इज द फिजियोलॉजी एंड व्हाट इज द एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। तो मैं आई एम नॉट ए फिजियोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर, बट मुझे जितना नॉलेज था मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सो दैट कि आप लोग भी इसको अपने ट्रेनिंग वगैरह में इसकी जानकारी रखते हुए आप अपने ट्रेनिंग को बेटर कर सकें। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। ये व्हाट इज स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, क्या है बायोमैकेनिक्स? सो तो यहाँ मैंने डेफिनेशन दिया है कि बायोमैकेनिक्स क्या है। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स इज क्वांटिटेटिव based study and analysis of professional athlete and sports activities in general। इसमें क्या है कि स्पोर्ट्स के एक्टिविटी और हमारे मूवमेंट की नापना। आवाज सूख गई है। अब ठीक आ रही है? स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स इज ए क्वांटिटी बेस्ड स्टडी एंड एनालिसिस फॉर प्रोफेशनल स्ट्रेस। आप जनरल शब्दों में ये जानिए कि बायोमैकेनिक्स क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है हर एक ज्वाइंट का हमारा एंगल फिक्स है, उससे नहीं तो ज्यादा जा सकता है ना ज्यादा ये आ सकता है। ये एनालिसिस है कि किस एंगल पे हमारा बॉडी सबसे ज्यादा वर्क करता है या उसमें इफेक्ट कैसा आएगा, और एक प्रिस्क्राइब क्वांटिटी बेस्ड एनालिसिस होता है। मैं आगे बताऊंगा आपको कि किन से चीजों में क्या होता है प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए। वो होता है जैसे कि हम लोग गोलियों चागी मारते हैं तो हमारा बॉडी वेट कहाँ होगा, हमारा एडक्टर जो थाई और स्टैंडिंग थाई है उसमें क्या एंगल होगा, हमारा नी का एक्सटेंशन किस लेवल तक जाएगा, देन फ्लेक्शन जब वो ओपन होगा नी तो कहाँ तक जाएगा, इम्पैक्ट किस समय होना चाहिए, इम्पैक्ट के समय नी की डिग्री क्या होनी चाहिए। सो ये सब चीजों का स्टडी हम लोग बायोमैकेनिक्स में करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट यहाँ एक फोटोग्राफ में देखा था, दिखाया हुआ यहाँ एक ये बना हुआ है कि रैकेट जब हम स्विंग करते हैं तो कैसा उसका मूवमेंट होगा। ओके, बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम बाय मींस ऑफ द मेथड ऑफ मैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स क्या है? स्टडी है बॉडी के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन का
बायोलॉजिकल सिस्टम और जो हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम से हम लोग जो अपने गेम में यूज करते हैं उसको बाय द मेथड ऑफ मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ, ये क्या है बायोमैकेनिक्स, ये एक शाखा है फिजिक्स का, अंडरस्टैंड। बायोमैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्विंग, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, एनालिसिस ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स, जो हमारा मूवमेंट का एक्शन होता है उसमें फोर्स मैक्सिमम किस एंगल पे आएगा इसका स्टडी करते हैं, और किस एंगल पे हमारा बॉडी का जो मसल्स है एडवांटेज स्टेज में रहेगा उसका स्टडी है। मैं आगे उसको आपको बताने की कोशिश करूंगा। हेलो बायोमैकेनिक्स इज, यस। सर, बायोमैकेनिक्स पे कोई स्पोर्ट्स की बुक है जिसको स्टडी किया जा सकता है? बहुत सारा बुक्स है, फिलहाल तो यही चीज सजेस्ट करेंगे सर? बहुत सारा बुक्स है। आप बुक्स की जगह आप गूगल के थ्रू जाइए स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में या ताइक्वांडो का बायोमैकेनिक्स, वहां आपको डिटेल और भी मिलेगा। ओके टॉपिक का ओके बायोमैकेनिक्स ही लिखना होगा? हाँ, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, बायोमैकेनिक्स का बुक खोजिएगा तो अलग आ जाएगा, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स का लीजिएगा और खोजिएगा कि ताइक्वांडो का बायोमैकेनिक्स मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल। Biomechanics is simply the science of mechanics, a particular section of physics as is related to the human body. In the sports science, biomechanics to just about everything, including improving aerodynamics. Aerodynamics के बारे में जानते होंगे क्या है? Of vehicles, improving swimming stroke Sir, techniques. I don't know about aerodynamics. I don't know, sir, about in detail about aerodynamics. डिटेल आपको मैं बता दूंगा, पहले इसको इंक्लूड कर दो। एरोडायनेमिक्स होता है, जैसे आपको क्या होता है, एरोडायनेमिक्स होता है जब जैसे प्लेन के आगे में जो नुकीला पार्ट बना होता है वो क्यों बना होता है, वो ड्यू टू एरोडायनेमिक्स को बढ़ाने के लिए बनता है। अगर उसको हम फ्लैट कर दें तो प्लेन उड़ेगा, वही एरोडायनेमिक्स है। व्हीकल इंप्रूविंग स्विमिंग स्ट्रोक टेक्निक्स, कैसे टेक्निक होता है कि हम लोग किस टेक्निक से, अगर स्विमर हो अपने हाथ के हैंड ब्लेड को कितने एंगल पे पानी को काटेगा, ये सब की पढ़ाई होती है उसमें। एंड ऑप्टिमाइज रनिंग टेक्निक टू इंक्रीज रनिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी। अब यहाँ आइए कि रनिंग की स्पीड कैसे होगी, तो कितना नी हाई करेंगे, कितना हमारा बॉडी का एंगल होगा अर्थ से, तो ये सब एंगल देखना होता है वहां कि आपको कैसे इस एंगल पे क्या होता है बॉडी का प्रॉपर। जैसे कि अगर नी का एक्सटेंशन और फ्लेक्शन में हमारे की में गेम में ज्यादा यूज है, तो नी के इस नीक में कितना एक्सटेंशन और कितना फ्लेक्शन पे कितना इम्पैक्ट आएगा मसल्स का, ये आप इसके स्टडी के हेल्प से आप अपना वो ट्रेनिंग में बढ़ा सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ बायोमैकेनिक्स का यूज दिखाया है अपने गेम में आपको कि बायोमैकेनिकल एनालिसिस हम अपने गेम में कैसे करते हैं। ओके, हियर यू कैन सी एक बच्चे ने आपको भी आरे माकी किया है, तो इसका बायोमैकेनिकल एनालिसिस होगा ना कि लुक फॉरवर्ड, बॉडी स्ट्रेट, आगे का नी जो है 90 डिग्री होगा, पीछे का लेग स्ट्रेट होगा, हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ होगा। यहाँ देखिए आपको बीच में यहाँ बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाया गया है, समझ गए। अटैकिंग हैंड का एंगल क्या होगा, जो डिफेंसिव हैंड है उसका एल्बो का क्या एंगल होगा, शोल्डर का क्या एंगल होगा, हेड ऑफ कहाँ होगा। सो now you can understand what is the use of biomechanics in our sports. Okay, it's clear. Okay. और सेम थिंग मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है, जैसे आप लोग बोलते होंगे कि फाइटिंग स्टांस में आओ। फाइटिंग स्टांस इज नॉट ए इजी स्टांस, इसका भी बायोमैकेनिक्स है कि हमारा जो नी है वो कितना बेंड होगा, हमारा बॉडी का पोस्चर क्या होगा। तो मैंने यहाँ दिखाया है आपको कि बायोमैकेनिक्स का क्या यूज होता है। देखिए जब हम फाइटिंग पोजीशन में जाते हैं तो क्या है
हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको मेंटेन रखना, जो जी है वो हमेशा हम अपने बॉडी के सेंटर में रखने की कोशिश करते हैं। ये फिजिक्स का पार्ट है। जी, जी मींस ग्रेविटी। तो क्या है कि जब हम किकिंग करते हैं तो हमारा जी चेंज होता है, ग्रेविटी चेंज होता है बॉडी का। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ किक और आफ्टर डिलीवरी ऑफ आवर टेक्निक एज वेल एज ए स्किल achieve to जी इन शॉर्टेस्ट टाइम। हम क्या करते हैं कि जीत को डिलीवर करने के बाद कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हो सके वापस अपने ग्रेविटी को अचीव करें। अदरवाइज क्या होगा, आवर प्लेयर विल बी फॉल डाउन। अगर हम ग्रेविटी को मेंटेन नहीं करेंगे इजीली तो क्या होगा, फॉल डाउन होने की, गिरने की आदत बनी रहेगी। बहुत प्लेयर को देखते होंगे किक करने के बाद बहुत ज्यादा गिरता है, और क्या होता है जितनी बार गिरता है उतनी बार एक एक मार्क्स कट होता है, 1 मार्क्स माइनस 1 मार्क्स माइनस। अगर 6 मिनट में वो 5 बार गिर गया तो वहाँ क्या है, वहाँ आपको प्लेयर के ट्रेनिंग के समय आपको बायोमैकेनिक्स के हिसाब से आप उसके टेक्निक और स्किल को डेवलप कर सकते हैं। वहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किक मारने के बाद जब ये वापस अपने स्टांस में आता है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक रहता है या नहीं रहता है, जिसके कारण ये गिरता है। तो वहाँ पे कौन सा साइंस आपको हेल्प करेगा, ये बायोमैकेनिक्स हेल्प करेगा आपको वहाँ पे ट्रेनिंग में। तो लोगों को बहुत जानने की जरूरत नहीं होती है। दीज आर द बेसिक ऑफ बायोमैकेनिक्स। अगर आप इस बायोमैकेनिक्स का यूज कीजिएगा, जो एक स्विमिंग में मूवमेंट होता है, जंपिंग, डाइविंग, डाइविंग जान रहे हैं आप लोग? तो डाइविंग का बायोमैकेनिक्स देखते हैं, कोई सिंपल डाइव करता है, कोई सर्कुलर मूवमेंट में करता है। तो वहाँ पे बायोमैकेनिक्स का बहुत फास्ट यूज है उन सब गेम में। वहाँ टोटल बायोमैकेनिक्स और एरोडायनेमिक्स पे ही बेस्ड है वो सब गेम। तो हमें वहाँ नहीं जाना है, विदाउट विदाउट वी आर लाइक हम लोग प्लेयर्स हैं कोचेस, तो हम लोगों को जितनी जरूरत है उतनी जानने की कोशिश करेंगे। बट बहुत वास्ट यूज है हमारे गेम वगैरह में बायोमैकेनिक्स का। सो विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फिजियोलॉजी बायोमैकेनिक्स इन आवर स्पोर्ट्स एंड taekwondo। So please keep it in your mind कि how to use physiology and biomechanics science in our training। हम इन साइंस के से कितना हेल्प ले सकते हैं अपने ट्रेनिंग में, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर एफर्ट। Okay, so now this topic is over. If anybody wants to ask any question, you can ask. 2 or 3 minutes are left there. Okay. Yeah. पूछना पूछना। कौन सा मसल? डेल्टॉइड। डेल्टॉइड में तीन तीन मसल्स होते हैं, पहले वो जानो। इंटीरियर डेल्टॉइड, पोस्टीरियर डेल्टॉइड और डेल्टॉइड। डेल्टॉइड याद रखो, कंधे में एक आगे भी डेल्टॉइड होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। कौन सा डेल्टॉइड? इंटीरियर डेल्टॉइड के लिए, इंटीरियर डेल्टॉइड के लिए है आपका जो डंबल होता है ना, जो डंबल होता है उसको लेकर के आप साइड
क्रैम्प का मतलब होता है कि ओनली ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स क्रैम्प